नमस्कार, जय हिंद, सुप्रभात। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम आपके लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेशन केबीएस प्रियॉरिटी यूपी टेट अदर पेपरों के लिए केबीएस प्रियॉरिटी में हिंदी आने वाला जो प्रश्न है 20 नंबर का, उसका लेकर प्रैक्टिस सेशन हाजिर हुआ हूं। पहली बात आती है कि हम पहले क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन आज डिस्कस करते हैं और 30 क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की बात। तो उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो उपचारात्मक शिक्षण वह विधि है जो समस्याओं के कारण, ध्यान दीजिएगा, समस्याओं के कारण की पहचान करने में मुश्किल करे, समस्याओं को उलझ कर प्रस्तुत करे, समझाओं को दूर करने में सफलता प्रदान करे, समस्याओं को परिभाषित नियमों पर ज्ञान प्रदान करे। तो इसमें क्या हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या उपचारात्मक क्या होता है, समस्याओं को दूर करने की सफलता प्रदान करता है। इसमें क्या करता है, समस्याओं को दूर करने के लिए सफलता प्रदान करता है। क्लियर हो गया होगा। आइए अगला चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के साथ। 32 नंबर क्वेश्चन समझिए और बताइए। मैंने कहा निम्न में से कौन से शिक्षण सूत्र नहीं है। मूर्त से अमूर्त की ओर शिक्षण सूत्र है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, अनुकरण से अभ्यास की ओर है, ये भी है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर संश्लेषण से विश्लेषण की ओर होता है, तो ये आपका नहीं हो सकता है ऑब्वियसली। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के साथ और 33 पर डिस्कस करते हैं। मैंने कहा किसके बारे में, ध्यान दीजिएगा, भाषा विकास के अंतर्गत अधिग्रहण करने की वह अवस्था जिनमें बालक शुद्ध उच्चारण करने लगता है। जिस समय भाषा शुद्ध उच्चारण करने लगता है वो कौन सा है, नंबर 1 का 2 साल पे, 8 वर्ष पे और 3 वर्ष पे और 12 वर्ष पे। तो इसमें किसके साथ जाएंगे, 3 वर्ष पर बच्चा शुद्ध उच्चारण करना लगता है। 3 वर्ष पर बच्चा भाषा का शुद्ध उच्चारण, चाचा मम्मी आदि शब्द बोलने लगता है। इसके बाद आते हैं मरिया मॉन्टेसरी। ध्यान दीजिएगा, मरिया मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी थी। तो मरिया मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी थी, फ्रांस, भारत, अमेरिका, इटली। तो मरिया मॉन्टेसरी कहाँ की निवासी थी, इटली की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी, तो इटली की निवासी थी। कहाँ की निवासी थी, इटली की निवासी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। 35 के बारे में बात करते हैं। कौन सा है, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, ज्ञानात्मक। ध्यान दीजिएगा, मातृभाषा शिक्षण का आवश्यक क्या होता है, ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य या सभी। तो इनमें सभी होगा, यानी भाषा को सिखाना भी होता है और सृजन करना भी होता है और कौशलात्मक अध्ययन भी होता है। अगला चलते हैं, 6 की बात करते हैं और कितना, 36 की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्राय के लिए व्यवस्थित प्रजातियां चिंतन का एक अभिलेख कथन है। यह कथन किसका है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण अभिप्राय के लिए व्यवस्था के लिए कौन सी शिक्षण की यह कथन किसका है। तो यह कथन है किसका, क्रो एंड क्रो का, बेकन का, तो ब्लेयर का, स्किनर का। तो यह कथन किसका है, बेकन का है। किसका है, बेकन का है। किसका है, बेकन का है यह कथन। अब आगे बात करते हैं कि अगला बात करते हैं किसके बारे में, भाषा कौशल का स्वरूप कैसा है। भाषा कौशल का स्वरूप कैसा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है भाषा कौशल का स्वरूप कैसा है। तो भाषा कौशल का स्वरूप कैसा है, बोलना सुनना, लिखना पढ़ना। तो इनमें से कोई नहीं या सभी। तो यह क्या आएगा, पहला दूसरा, क्योंकि आपका भाषा कौशल सुनेंगे, बोलेंगे और उच्चारण करेंगे तभी ये क्या हो जाएगा, सुनना, बोलना, उठना, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद क्या आती है, कितने बाद आती है, क्या है, 38 नवंबर क्वेश्चन देखिएगा। एक छात्र अपने पिता के गलत कर्मों के कारण कक्षा में हीन भावना से ग्रसित है। एक छात्र अपने पिता के कर्मों के कारण वह कक्षा में हीन भावना से ग्रसित है। कक्षा में आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उससे उसके पिता के समाचार पूछेंगे, बिल्कुल नहीं, ये नहीं कर सकते, यानी उससे उसके पिता के समाचार पूछेंगे।
उसे गलत कारणों से अलग रहने की प्रेरणा देंगे। बिल्कुल उसके अलग गलत कारणों को प्रेरणा देंगे। समान समान शब्दों में समान छात्रों को उससे अलग रहने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। उसे उसे उसके हाल पर छोड़ देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हमारा दायित्व बनता है उसे गलत काम करने के लिए रोकेंगे। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर किसके बारे में? कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? कविता का यथार्थ मूल्यांकन कैसे किया जाता है? सरल प्रणाली द्वारा, गुप्त प्रणाली द्वारा, या छोटी प्रणाली द्वारा, या समीक्षा प्रणाली द्वारा? तो हम कविता का जो मूल्यांकन करना होता है किसके द्वारा करते हैं? समीक्षा प्रणाली द्वारा। किसके द्वारा करते हैं? समीक्षा प्रणाली द्वारा करते हैं। अब बात आती है अगले क्वेश्चन की बात, व्याकरण। व्याकरण 40 नंबर क्वेश्चन के बाद, व्याकरण व्याकरण भाषा निम्नलिखित में से कौन सा साधन है? किसका साधन है? व्याकरण भाषा निम्नलिखित में से किसका साधन है? त्रुटि का, शुद्धता का, बोलने का? तो व्याकरण भाषा किसका साधन है, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें किसका साधन है? व्याकरण के द्वारा हम किसी चीज़ को शुद्ध लिखना, शुद्ध उच्चारण करना, इन सब को चीजते हैं, यानी शुद्धता का यह क्या है? मुख्य कारण है। अब चलते हैं, देखिएगा एक पहचान बताऊंगा यहाँ पे, संधि के बारे में आती है बातें आई गई संधि के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्रोदय, चंद्र है, उदय, उदय है ना, चंद्रोदय। इसका जब अगर बोलेंगे तो यण संधि में क्या आना चाहिए? या और वाह। यण संधि में या और वाह हो प्लस अर्धवर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अर्धवर्ण होना चाहिए। तो यहाँ या और वाह नहीं दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन यण संधि नहीं होगी। दीर्घ संधि में आपको क्या होना चाहिए? एक पाई दिखना चाहिए और बड़ा ऊ की मात्रा देखनी चाहिए, या बड़ी ई की मात्रा देखनी चाहिए। तो ना तो इसमें दिख रहा, तो ये दीर्घ भी नहीं होगा, सॉरी ये वृद्धि में होना चाहिए, वृद्धि में। और दीर्घ में क्या होना चाहिए? एक पाई, एक डंडा, एक पाई डबल डंडा होना चाहिए। तो यहाँ भी ये नहीं है, तो यानी इसमें क्या दे रहा है? ओ की मात्रा दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, चंद्रोदय दे रहा है तो यानी गुण संधि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? गुणों में वृद्धि, यानी दीर्घ की बात कर रहा है, तो ऐसी चीजें हो जाएंगी। तो यहाँ पे गुण संधि में क्या हो जाएगा इसका? क्योंकि ओ की मात्रा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब बात आती है कि अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? तो अव्ययभाव नहीं, क्योंकि अव्ययभाव में उपसर्ग होना चाहिए, उस पर गए नहीं इसमें। तत्पुरुष नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें नहीं है। कर्मधारय उपमा उपमेय की बात नहीं कर रहा, इसलिए यह भी नहीं है। तो इसमें क्या होना चाहिए? द्विगु समास होगा, क्योंकि अष्टाध्यायी और संख्यावाची है, इसलिए हम क्या होगा? द्विगु समास होगा। यहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। आइए, निम्नलिखित वाक्यों में से किससे प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? किसमें प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग नहीं किया गया है? पिता उससे पढ़ता है, पिता उससे पढ़ता है, तो पिता उससे पढ़ता है, प्रेरणा थोड़ी न ले रहा, पढ़ने की क्रिया काम कर रहा है, ये गलत हो गया। अगला बात आती है, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये अध्यापक से पढ़वाते हैं, ये भी आप पढ़वाते हैं नकल कर, प्रेरणा की बात थोड़ी कर रहा, पढ़वाते हैं, ये भी नहीं हो सकता। अध्यापक परिश्रम करते हैं, अध्यापक परिश्रम कराते हैं, तो ये भी कराते हैं, तो इनसे प्रेरणा लेने की बात ही नहीं होगी। तो राम नहीं पढ़ता, राम नहीं पढ़ता, इनमें ये सब में प्रेरणा लेने की बात आएगी, लेकिन इनमें प्रेरणा लेने की बात नहीं आएगी। वो कह रहा है प्रेरणा लेने की बात कौन में नहीं है। तो राम नहीं पढ़ता, इससे प्रेरणा नहीं लेंगे आप, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के साथ, बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन के साथ। आइए ध्यान दीजिए, 44 नंबर क्वेश्चन यानी 44, बात करते हैं, यदि बारिश हो जाए तो खेती अच्छी होगी। इस वाक्य में संभावित काल कौन सा है? तो अगर भविष्य काल की बात करेंगे, भविष्य काल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक सामान्य भविष्य काल, एक संभावित भविष्य काल, एक हेतुमत भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा, आज्ञार्थक भी आ जाएगा, तो इसमें भी आपका ये सही हो सकता है। तो इसमें क्या कह सकता है? यदि बारिश हो जाएगी तो खेती अच्छी हो जाएगी, तो यानी भविष्य की बात कर रहा है, यानी भविष्य काल तो होगा ही होगा। लेकिन बात करते हैं कौन सा हो जाए, तो हेतु, देखिए संभावना है कि बारिश हो जाए, अगर बारिश होगी तभी तो खेती अच्छी होगी, संभावना की बात कर रहा है, तो ये भी, और हेतु हेतुमत की दोनों की बात कर रहा है, तो इसमें हेतु और हेतु की, क्योंकि बारिश होगी तभी वर्षा होगी ना, यानी ये होगा तब ये होगा, तो यानी हेतु हेतुमत की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चले जाएंगे? 3 के साथ चले जाएंगे। अब बात आती है, अज्ञे का विलोम क्या होगा? किसका?
अज्ञ का विलोम क्या होगा? विज्ञ होगा, बिल्कुल विज्ञ होगा। आइए, विज्ञ होगा और अज्ञ होगा और सर्वज्ञ होगा और अनभिज्ञ होगा। तो यहाँ क्या होगा? विज्ञ होगा। चलिए अब इसके बारे में फिर से समझने का प्रयास करते हैं। अगली बात क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन के साथ ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। आइए 46 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, अगले क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में तुकांत शब्द कौन सा है? यानी तुकांत शब्द कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से तुकांत शब्द कौन सा है? तो शास्त्र है और अज्ञ विज्ञ है और शिव शक्ति है, तो दिन और रात है। तो इनमें से कौन सा तुकांत शब्द है? तो इनमें से तुकांत क्या है? अज्ञ विज्ञ है, क्योंकि दोनों सेम अक्षर पढ़ रहा है, इसलिए अज्ञ और विज्ञ क्या है? तुकांत शब्द है। अगला क्वेश्चन बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। स्त्री की पर्यायवाची नहीं है, कौन सा स्त्री का पर्यायवाची नहीं है? जो स्त्री का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो स्त्री का पर्यायवाची तरुणी स्त्री का पर्यायवाची होता है। पद्मा ये भी इसकी पर्यायवाची होता है। लीलना ये भी पर्यायवाची होती है। तो लालिमा स्त्री का पर्यायवाची नहीं होता, बल्कि ये किसकी होती है कि ये पत्नी की पर्यायवाची होती है। तो अगले क्वेश्चन के साथ चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में ध्यान से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। तो हम कह रहे हैं देखिए, आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ क्या है? चारों तरफ के जल ही जल होना, रास्तों का बंद होना, दोनों तरफ से मुसीबत, दोनों ओर से मुसीबत, बीच से निकलना। तो इसका अर्थ कौन सा होगा? तो इसका जो अर्थ होगा ऑप्शन नंबर 3 होना, दोनों तरफ से क्या आना? मुसीबत आना। अगली बात चलते हैं किसके? सिंगार। देखिए लिखा है सिंगार, तस् शब्द का तत्सम शब्द कौन है? यानी तत्सम में सिंगार कैसे लिखा जाता है? तो सिंगार किससे तरीके से लिखा जाता है? तत्सम में सिंगार इस तरीके से लिखा जाता है, यानी सिंगार का ये सही है, ये गलत है और ये गलत है। जो ये गलत है तो इसका नंबर ये वाला तीसरे नंबर विकल्प के साथ चले जाएंगे। अब चलते हैं चौथे नंबर विकल्प के साथ। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा, ध्यान दीजिए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इतिकाल, अली 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 कली ही सौ बधो, आगे कौन हवाल। देखिएगा इसमें कौन सा समास है या इसमें कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार, विशेषक अलंकार, अन्योय अलंकार और अतिशयोक्त अलंकार। तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 3 अन्योग अलंकार के कारण है, क्योंकि किसके पास जाने की बात, यानी अतिरिक्त दूसरे की बात कर रहा है, तो इसमें किसके साथ जाएंगे? अन्योक्त अलंकार के साथ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, आइए उस पर ध्यान दीजिए, उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, यानी आज का ये लेंगे है गृहसिंगर शब्द का अर्थ क्या है? गृहसिंगर शब्द का अर्थ क्या है? गृहसिंगर शब्द का अर्थ क्या है? तो गृहसिंगर शब्द का अर्थ क्या है? तो कमेंट कीजिए। कर्मवीर, मातृभूमि, उच्च श्रेणी। गिरि मतलब होता है, सिंगर का मतलब होता है उच्च श्रेणी की चोटी, यानी उच्च श्रेणी होता है, यानी आपदा होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको समझ में आ रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।